नमस्कार, ये योर मनी आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर है आपका ये मनपसंद शो जो कि हम सालों से चला रहे हैं CNBC आवाज पर। इनफैक्ट जब से ये चैनल है करीब 17 सालों से हम रोज आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। आपकी कमाई बढ़ाने वाला ये पर्सनल फाइनेंस का हमारा शो योर मनी, जहां पर हम जिंदगी में हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए ये आपको बताते हैं। और योर मनी में हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप किस तरीके से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं ये भी सिखाते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी के हर गोल को, हर इच्छा को अच्छी तरह पूरा कर पाएं। अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी जो आपको याद होगा, लेकिन मैं फिर से बताता हूं, yourmoney@nw18.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहिए। और उससे आसान तरीका है कि ये जो व्हाट्सएप नंबर है सामने 7045220000, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया ने फेसबुक और एक्स पर भी ये प्रोग्राम आप लाइव देखते हैं। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर सीधे अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप #आस्क आवाज योर मनी से जाकर भी हमें सर्च कर सकते हैं। तो ढेरों तरीके हम तक पहुंचने के, बस थोड़ी सी इच्छा की जरूरत है। आप हमें लिखिए और हम आपके पर्सनल फाइनेंस में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वाइस इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका और आपकी मुस्कान देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों बाद टीवी पर रूबरू मुलाकात हो रही है, आपके साथ बातचीत करने में मजा आएगा। तो राइट, दर्शकों के सवालों के जवाब लें उससे पहले कुछ ज्ञान की बातें। तो आज जो हमारे प्रोड्यूसर साहिबा ने टॉपिक रखे हैं वो मुझे पढ़ने में, समझने में मुझे भी दिक्कत होती है, तो दर्शकों को तो होती ही होगी। उनको आपसे सरल भाषा में समझेंगे। आमतौर पर जब आप बताते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स आएंगे, किस तरह का फायदा होगा, तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे CARG, XIRR, एब्सोल्यूट रिटर्न। तो ये सब क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल में करते हैं, इन पर आज हम बात करेंगे। ठीक है हेमंत सर? जी, आई थिंक विपिन, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें रिटर्न मिले, अच्छे रिटर्न मिले, वो उसके लिए तो हम पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब रिटर्न मिलते हैं तो उनको ये देखना भी जरूरी होता है कि हमें किस तरह के रिटर्न मिल रहे हैं, उसको मैं मेजर कैसे करूं। तो ये तीनों चीजें जैसे आपने कही, एब्सोल्यूट रिटर्न हो गए, या फिर CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, XIR जिसको हम एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, ये तीनों जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को मदद करते हैं ये पता करने में कि आपको किस तरह का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इन तीनों का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट में, या किस तरीके से आपने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो तो इसको हम अगर हम सरल भाषा में समझें, अगर एब्सोल्यूट रिटर्न से अगर हम शुरुआत करें, तो एब्सोल्यूट रिटर्न आपको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न बताता है। ओके, मतलब उसको मैं और समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप मान लीजिए जब आपने इन्वेस्टमेंट की और जिस समय पे आप उसकी रिटर्न को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की, उसकी वैल्यू आज कितनी है, उसको परसेंटेज टर्म में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने 1,50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और आपको अभी जो वैल्यू मिल रही है वो 2,50,000 है, तो आपके जो गेन है वो 1,00,000 रुपया है। 1,00,000 रुपया आपको मिला 1,50,000 के ऊपर। तो 1,00,000 को आप डिवाइड करेंगे 1,50,000 से, इंटू परसेंटेज आप निकालेंगे तो करीब 66.66% का रिटर्न आएगा। यह आपको बता रहा है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, जिस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट की और आज के समय पे उसको परसेंटेज टर्म में आपको कितना रिटर्न मिला। ये ऑब्वियसली पॉजिटिव रिटर्न भी हो सकता है और ये नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं CAGR की। CAGR बेसिकली भी आपको यही बताता है कि किस तरीके से आपका पैसा ग्रो हुआ है ओवर ए सर्टेन पीरियड। तो यही एग्जांपल अगर हम पकड़ के चलें कि अपने 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट की और आज उसकी वैल्यू जो है 5 साल के बाद अगर 2,50,000 रुपए, तो डिफरेंस क्या हुआ। एब्सोल्यूट रिटर्न में हमने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट देखा, हमने नंबर ऑफ ईयर्स नहीं देखे। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ईयर्स देखे, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको बताता है कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट कैसे आया। तो उसमें भी आप क्या करते हैं, आप प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, आप फ्यूचर वैल्यू देखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स को कंसीडर करते हैं। इसका एक सेट फॉर्मूला है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगा के अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं, तो एब्सोल्यूट रिटर्न आता था 66.6, क्योंकि वो पूरे पीरियड का था। अगर मैं CAGR निकालता हूं तो रिटर्न आता है करीब 10.76। तो ये फर्क होता है दोनों में। तीसरा होता है, लेकिन इसमें एक और चीज है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली ये इनफ्लो जो है वो एक रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, तभी आप CAGR कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप XIRR के ऊपर आते हैं। जब आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हो, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस, जैसे आप SIP से जब इन्वेस्ट करते हैं, हर महीने आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है,
तो वहां पे सीएजीआर और वहां पे एब्सोल्यूट रिटर्न आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि हर महीने के जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, या आपने अगर रेगुलर इंटरवल पे पैसा निकाला उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये यूजुअली जो है एक्सेल में एक फॉर्मूला रहता है, उसके हिसाब से आप वैल्यूज देखते हैं, डेट देखते हैं, और जो आपका जो गेस करते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू वो कितनी है, उसके हिसाब से आप इसको रिटर्न को निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट रिटर्न, सीएजीआर और एक्सआईआर तीनों का पर्पस वही है कि आपको रिटर्न बताएं, बट वो डिफरेंट सिनेरियोज में और डिफरेंट तरीके रिटर्न आपको बताते हैं। ठीक है जी। और एक और चीज बढ़ गई, वो है XIRR। हाँ विपिन, जैसे मैंने बताया एक्सआईआर में भी, जैसा मैंने कहा, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा आप, हाँ जी ठीक है, आपने एक्सप्लेन ठीक है, किया तो जी। वो एक्सेल में जैसे मैंने कहा था वहां से आपको ये पता कर सकते हैं, स्पेशली एसआईपी से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे एक्सआईआर बिल्कुल सही तरीका है नापने का कि किस तरह की रिटर्न आपको मिली। राइट, तो आई थिंक सीएजीआर, XIRR और एब्सोल्यूट रिटर्न, ये कई बार डेफिनेटली जब बातचीत आती है तो कहने में आता है कि इस तरीके से रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अब तक हो सकता है आपको थोड़ा लगता हो कि बड़े भारी भरकम से शब्द हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं लगेगा, आप इनसे रिलेट कर पाएंगे। और ये पर्टिकुलर हिस्सा हम उठा के काट के डाल देंगे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो बार बार सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की। तो पहले हमारे जो कॉलर हैं वो हैं प्रियांश साहब। तो प्रियांश, अगर आप फोन लाइन पर हैं और हमें सुन रहे हैं तो प्लीज बताएं क्या क्या इन्वेस्टमेंट आपने की है, क्या गोल्स बनाए हैं और आप हमसे क्या मदद चाहते हैं। सर अभी अराउंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, अभी अराउंड 10,000 की एसआईपी चल रही है हमारी, और फंड्स के नाम मेंशन किए थे। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 5 साल, 10 साल में, 15 साल में कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना रहेगा। जैसे अगर 5 साल का गोल है, फिर 10 साल का गोल है, तो उसमें कौन से फंड सेलेक्ट करने चाहिए। और अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, उसके हाँ। अलावा, हाँ उसके अलावा जैसे रिटायरमेंट के लिए अराउंड 50 लाख का कॉर्पस सोच रहे हैं, बट ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करके नहीं है, तो आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके कितना अमाउंट लगाना चाहिए। और एनपीएस और एसडीबी में भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, प्लस 5,000 की एसआईपी और बढ़ानी है। चलिए तो बढ़िया, तो एक एक उसके करके देखते हैं। आप फिलहाल 9,000 की एसआईपी कर रहे हैं और ढेर सारे, मतलब 9 के 9 फंड आपने 1,000 रुपए पे, इनफैक्ट तो और तोड़ दिया आपने इसको, 500 रुपए भी आपने दो जगह लगाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने फंड्स, मतलब बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो आपने बना लिया है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। रुस्तम हेमंत सर, ये जो इतने सारे फंड्स में इन्होंने अपने पूरे 9,000 रुपए को बांटा है, क्या ये सही है स्ट्रेटजी, और क्या इसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत है या इसी को फॉलो करें आगे। नहीं विपिन, आई थिंक ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए समझने की जरूरी है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 5,000 भी इन्वेस्ट करते हो और 10,000 भी इन्वेस्ट करते हो किसी इक्विटी फंड में, तो आपका पैसा जो है 10 11 12 सेक्टर्स में लगता है, और 40 से 50 60 या उससे ज्यादा भी स्टॉक हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के पोर्टफोलियो में है। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड जो है खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी कभी इन्वेस्टर्स को लगता है कि हम जितने ज्यादा फंड रखेंगे उतना डाइवर्सिफाइड हो जाएगा पोर्टफोलियो, उतना रिस्क कम हो जाएगा, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपने फंड सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं किया, आपने फंड में सिलेक्शन के टाइम ओवरलैपिंग है, तो सबका बिहेवियर गिरते बाजार में चढ़ते बाजार में एक जैसा होगा। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने 10 फंड रखा तो आपको डाइवर्सिफिकेशन लेवल ज्यादा मिलेगा या उसको फायदा होगा। मुझे लगता है इनफैक्ट उसका नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है कि आपके पास अच्छे फंड भी होंगे, बुरे फंड भी होंगे, मीडियोकर फंड भी होंगे। तो अच्छे फंड होने के बावजूद जिस तरह का रिटर्न आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि उनमें आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम की। तो इस पर्टिकुलर अगर हम केस की बात करें, यहाँ पे 9,000 रुपीज इन्की इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने 10 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसके अलावा 3 फंड ऐसे हैं जहां पे इन्होंने एसआईपी को बंद किया। तो जाहिर सी बात है, इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए इतना सारे फंड्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जैसा इन्होंने कहा कि 5,000 की एसआईपी वो बढ़ाना चाहते हैं, अगर मैं उसको भी मान लूं तो कुल मिला के 14,000 की एसआईपी होगी। तो मुझे लगता है 4 या 5 फंड इनके लिए बिल्कुल सही होंगे। दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। एक तो जैसा मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड खुद से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। दूसरी बात, इक्विटी में 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप।
तीनों में एक्सपोजर चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। और किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोशिश कीजिए कि आपका ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वो लार्ज कैप है। तो इनके फंड्स में मैं थोड़े से, जैसे मैंने कहा, कंसोलिडेट करने की जरूरत है। कुछ फंड्स इनके पास अच्छे हैं ब्रॉडली, तो आई थिंक उनमें अगर ये चाहें तो अपना पोर्टफोलियो रीअलाइन करते हैं। जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, उसमें वो कंटिन्यू करें, उसमें 4000 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग है जिसमें 3500 कर सकते हैं। एचडीएफसी फोकस, जैसा कि नाम से पता चलता है कि फोकस फंड है, बट वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आता है, उसमें 3500 कर सकते हैं। और एक स्मॉल कैप निपॉन स्मॉल कैप में 2000, और एक मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में 1000। तो कुल मिला के जो 5000 इनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी, वो मिला के भी ये 5 फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। आई थिंक आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही रहेगा इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिटर्न। तो आई थिंक कुछ बदलाव, कंसोलिडेशन की जरूरत है। और जो पैसा एग्जिस्टिंग आपका बाकी फंड्स में है, वो भी आप ग्रेजुअली इन फंड्स के अंदर डाल दीजिए। जी प्रियांश, तो आई होप ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपने कई सारे सवाल पूछे थे, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने इस मौजूदा पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। क्या चेंजेस कर रहे हैं हेमंत साहब ने आपको बता दिया है, और एक बार आप इन चेंजेस को करिए, फिर इसके बाद जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं हम आपको फिर से सलाह देंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चेंज लेकर आइए, और कहाँ कहाँ आपको पैसों को किस तरीके से लगाना है। 5 फंड्स हैं अलग अलग, और उसका मनी एलोकेशन भी सर ने करके दे दिया है। आप ये बदलाव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फंड परफॉर्मेंस और बेहतर होता हुआ नजर आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं शिव शंकर साहब, मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। शिव शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर मेरा सवाल ये है सर, मैं 20,000 की SIP कर रहा हूँ सर। सर इसमें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है 4000, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप है उसमें 2000 है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4000 है, और कोटेक का मिड कैप है सर उसमें भी 4000 है, क्वांट का स्मॉल कैप है उसमें 4000 है, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप में 2000 है। ठीक है जी। और सर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1 लाख रुपए जमा है सर, वो बंद कर दिए वो SIP। अच्छा ठीक है। तो सर मैं अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाह रहा था कि इसमें कुछ फंड में ऐड करने की जरूरत है या कटौती करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। और आपका जो लक्ष्य भी है कि आप अगले 10 साल में 60 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं, राइट? जी सर जी। ठीक है, बढ़िया। तो 20,000 रुपए की SIP स्प्रेडेड है इनटू 6 फंड्स, और लक्ष्य है हेमंत सर 10 साल में 60 लाख रुपए। जी विपिन, आई थिंक शुरुआत करते हैं इनके लक्ष्य से। जैसा इन्होंने कहा कि 10 साल का इनका टाइम होराइजन है जो करंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो करीब 50 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे। इनका जो टारगेट है वो 60 लाख का है, तो अगर वहां तक पहुंचना है तो इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को 4000 रुपीज बढ़ानी पड़ेगी। तो उनकी SIP अमाउंट जो है वो बढ़ा के उनको 24,000 करनी होगी। तो पहली बात तो ये कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थोड़ा अमाउंट उनको बढ़ाने की जरूरत है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो उसमें 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो ब्रॉडली मैं कहूंगा फंड सिलेक्शन अच्छा है, पर थोड़ा सा अगर मुझे लगता है रीअलाइन करें पोर्टफोलियो को तो वो बेहतर रहेगा। जैसे इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में बने रहे, और जो पैसा वो ICICI फ्लेक्सी कैप में जो लगा रहे हैं उसके सामने जो इनके पास मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वो पैसा अगर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में लगाएं तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा इनके पास। और 2 इन्होंने कहा कि इनके पास स्मॉल कैप फंड्स हैं। एक क्वांट में आई थिंक वो SIP कर रहे हैं, और निपॉन में SIP बंद कर दी, वहां पे लमसम है कुछ 1 लाख रुपए का कॉर्पस उन्होंने एक्यूमुलेट किया है। दोनों के दोनों क्वालिटी फंड है, बट मुझे लगता है कि 2 फंड की जरूरत है इनको। एक फंड रखें, क्योंकि चाहे तो वो क्वांट को रख सकते हैं क्योंकि वहां पे SIP कर रहे हैं, तो वो जो पैसा निपॉन में वो भी चाहे तो ट्रांसफर कर लें, या अगर कुछ समय रखना चाहे दोनों में तो रखें। बट इवेंचुअली मुझे लगता है एक फंड रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि निपॉन में बेसिकली अभी लमसम नहीं लगा सकते हैं, वहां पे लमसम पैसा नहीं ले रहे वो। तो क्वांट अगर चाहे तो वो रख लीजिए, और जो पैसा निपॉन में है उसको ट्रांसफर वहां पे कर दीजिए। तो आई थिंक कुछ फंड्स कम होंगे, कंसोलिडेशन होगा पोर्टफोलियो में, शायद लॉन्ग टर्म में उनके लिए बेहतर रहेगा। राइट, तो चलिए क्या चेंजेस करने शिव साहब आपके लिए बता दिया है, और इनफैक्ट ये भी कि अभी का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 12% का अगर हम
माने रेट ऑफ रिटर्न तो 50 लाख तक का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएगा, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाकर 24,000 थोड़ा सा इसमें मार्जिनली इंक्रीज करना है तो 60 लाख रुपए आपके आसानी से हो जाएंगे। जो चेंजेस आपको बताए हैं वो प्लीज जरूर कर दीजिएगा, तो एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पर आपका पोर्टफोलियो काम करने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है हमारे मिस्टर ओम फ्रॉम मुंबई। ओम साहब बताइए क्या पूछेंगे आप? मेरे पास कुछ 8 फंड है। मेरा एसेट फ्लैक्सी कैप है, मिड कैप है, एक्सिस मिड कैप है, पीजीआई मिड कैप है, कोटा इक्विटी अपॉर्चुनिटी है जिसमें 10,000 है, पराग पारित फ्लैक्सी कैप 15,000 है, कैनरा रोबेको स्मॉल फंड है जिसमें 10,000 है कुल, और एक मेरा एसेट का टैक्सेबल फंड है जिसमें 6,000 है, टोटल 71,000 का मंथली SIP है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे कुछ 6 करोड़ चाहिए 15 साल के बाद, और क्वेश्चन ये है मेरा कि मतलब जो मैंने फंड सेलेक्ट किए हैं तो क्या मुझे कुछ चेंज करने चाहिए, जैसे कि PGIM हुआ या कैनरा रोबेको को मैं क्वांट में कर दूं, PGIM को मोतीलाल ओसवाल में कर दूं, या ये सही फंड है, मुझे इसमें इन्वेस्ट बने रहना चाहिए? अगर बाद में मुझे ऐड भी करना है तो क्या करना चाहिए? और वो करंट वैल्यू जो है वो 10.5 लाख है। ठीक है, तो हेमंत साहब 71,000 रुपए की SIP हर महीने कर रहे हैं, डिटेल इन्होंने दिया ही हमारे स्क्रीन पर भी है किस किस फंड में कितना पैसा लगा रहे हैं, और जो बड़ी बात की 14 साल बाद इनको अपने इस निवेश से 6 करोड़ रुपए प्राप्त करने हैं। तो क्या ये हो पाएगा, और अभी के मौजूदा जो फंड्स हैं क्या वो सही हैं, उनमें किसी चेंज की जरूरत है? जी विपिन, आई थिंक अगर हम इनके लक्ष्य की बात करें तो जैसा उन्होंने कहा कि 14 साल का इनका टाइम होराइजन है, जो इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, और जैसा हमने पहले भी बात की कि अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो करीब 2 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। इनका जो टारगेट है वो करीब 6 करोड़ का है, तो काफी बड़ा गैप है। आई थिंक टारगेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टारगेट को थोड़ा रियलिस्टिक बनाएं। शायद उनके लिए ऑब्वियसली उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का इतना स्कोप ना हो, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो आप अपने जो टारगेट है उसको रीलुक करें और उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाएं, और कोशिश करें आगे जाके जितना इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकें उसको बढ़ाइए ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे भी अगर कुछ बदलाव होंगे तो शायद पोर्टफोलियो के लिए बेहतर रहेगा। एक तो जो एक्सपोजर है तीनों मार्केट सेगमेंट का वो, और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस शायद वो बेहतर रहेगा। तो 2 फंड इनके जो पोर्टफोलियो में है, जैसे पराग पारित फ्लेक्सी कैप है उसमें आप बने रहिए। उसके बाद दूसरा जो है आपका कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे 10,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आप कंटिन्यू कर दीजिए। इसके अलावा इनके पास आई थिंक मेरा ही एसेट का एक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके सामने मुझे लगता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में HDFC लार्ज एंड मिड कैप जो है वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। मैं यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस भी देख रहा हूँ, और साथ में जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए तीनों सेगमेंट की जो एलोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उनके पास 2 मिड कैप फंड है, एक एक्सिस का मिड कैप फंड और एक PGIM का मिड कैप फंड जी। मुझे लगता है मिड कैप कैटेगरी में इससे बेहतर फंड है। फॉर एग्जांपल दोनों में 10,000 के भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को देखें तो मुझे लगता है वो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल वो बेहतर लगता है। वहां पे आप 15,000 पे इन्वेस्ट कीजिए, और जो बाकी 5,000 बचा है यहाँ पे उसको आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में आप ऐड कर सकते हैं। और इवन स्मॉल कैप के अंदर भी आई थिंक इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में, वहां मुझे लगता है जैसे हमने कुछ फंड्स की बात की पहले, क्वांट स्मॉल कैप या फिर निपुण स्मॉल कैप, वो इनसे बेहतर ऑप्शन लगता है। कुछ बदलाव, कुछ कंसोलिडेशन इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट आई थिंक वो करें तो मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, और समय है इनके पास, कोशिश करें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और थोड़ा सा अपना जो टारगेट है उसको रियलिस्टिक बनाएं। ठीक है ओम साहब, तो जो जरूरी बदलाव हैं वो बता दिए आपको हेमंत सर ने, वो चेंज कीजिए। और इंपॉर्टेंट है देखिए रियलिस्टिक बनाने का, तो आपका जो मौजूदा, और कम पैसे नहीं कर रहे हैं आप, 71,000 रुपए की SIPs कर रहे हैं, उससे अगले 14 साल में का जो एवरेज रिटर्न हम मानते हैं 12% का, तो 2 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 6 करोड़ का लक्ष्य आपका जरूर है। एकदम से इतने पैसे शायद आप बढ़ा भी ना पाएं कि वो 6 करोड़ तक पहुंचे, इसलिए हेमंत जी ने उसकी डिटेल नहीं दी, लेकिन अपने लक्ष्य को थोड़ा रियलिस्टिक बनाना ये बहुत ज़रूरी है। सभी बाकी दर्शकों से भी हम कहेंगे, लेकिन जो भी आप मौजूदा निवेश कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन जो हेमंत जी ने बताएं टेक्निकली, वो बिल्कुल कर दें, तो यहाँ से आपका पोर्टफोलियो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ेगा। और हमारी शुभकामनाएं, अगर आप इसमें और पैसे बढ़ा पाएँ अपने निवेश में, सो फॉर सो गुड है। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल लेंगे, कुछ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनके जवाब ढूंढेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद
आप देख रहे हैं योर मनी और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, मदद कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस में आपकी, ताकि आप बेहतर पोर्टफोलियो बना सकें और अच्छे रिटर्न्स कमा सकें। हेमंत जी हमारे साथ बने हुए हैं और अब हमारे साथ फोन लाइन पर मिस्टर अनिल कुमार भी आ गए जो पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या क्या निवेश किया है, क्या लक्ष्य हैं और हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अनिल कुमार। मेरा एज अभी 45 है और मैं अच्छा खासा कॉर्पस बनाना चाहता हूँ रिटायरमेंट के लिए 60 साल में। ओके, तो मेरे पास अभी 15 साल है। बिल्कुल। अभी मेरे SIP चल रहे 5, टाटा लार्ज कैप डायरेक्ट ग्रोथ 5000, कैनरा रिबेको है 5000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000, कॉन्ट स्मॉल कैप 5000 और एक्सिस मिड कैप 5000 जी। ऐसे 5 SIPs है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 7,51,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी है 10.26 लाख एंड करंट वैल्यू है 12.46 लाख। तो मैं 5 ये SIP कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बीच बीच में जैसे लमसम ऐड कर सकूँ इसमें। तो मुझे थोड़ा पोर्टफोलियो मेरा कैसा है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी और मेरा लक्ष्य है 1.5 करोड़ एट द एज ऑफ 60। ठीक है, देखिए ये काफ़ी रियलिस्टिक साउंड कर रहा है। अब इसमें कितनी जोड़ घटाव करनी पड़ेगी वो हम हेमंत जी से समझेंगे, लेकिन इसी की बात वो पिछले प्रश्न में कर रहे थे, राइट? तो हेमंत जी ये 25,000 की SIP कर रहे हैं इस वक्त और 7 लाख रुपया इन्होंने एक मुश्त भी डाला हुआ है। 15 साल में 1.5 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या अभी जो मौजूदा इनका इन्वेस्टमेंट है इससे पॉसिबल है? जी बिल्कुल, आई थिंक इनका जो टाइम होराइजन है, जैसे उन्होंने कहा 15 साल, और अगर मैं इनकी जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की करीब 12-12.5 लाख तक है, उसको मैं कंसीडर करूं और अपनी SIP अगर ये 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं, अगेन एज्यूमिंग एनुअलाइज्ड रिटर्न एट 12%, 1.5 करोड़ का जो उनका टारगेट है वो आराम से पूरा होगा। मेरे हिसाब से तकरीबन 2 करोड़ तक ये पहुंच जाने चाहिए। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अचीविंग योर टारगेट मुझे लगता नहीं इनको कोई प्रॉब्लम होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है अगेन कि आप जब भी कोई टारगेट बनाते हैं, स्पेशली जैसा उन्होंने कहा रिटायरमेंट के लिए 15 साल दूर है, शुरुआत में हमें लगता है कि शायद ये टारगेट बहुत होगा इतना अगर हम कॉर्पस बना लें, बट मुझे लगता है हमेशा उसको थोड़ा समय के बाद रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अगेन आपकी इनकम बढ़ती है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, आपकी कैपेसिटी इन्वेस्ट करने की बढ़ती है। अगर आप उन चीजों को कंसिडर करते रहें तो अपनी SIP अमाउंट को भी रिवाइज करें, अपने गोल्स को भी, अपना जो टारगेट है उसको भी रिवाइज करें, तो एटलीस्ट वो जो नंबर है काफी रियलिस्टिक हो जाएगा। बट जो करंट नंबर इन्होंने दिया है उसको अचीव करने में मुझे लगता है इनको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं अगेन, मुझे लगता है थोड़े से बदलाव हो सकते हैं। जैसे लार्ज कैप में इनके पास टाटा लार्ज कैप है, तो मुझे लगता है निप्पॉन लार्ज कैप एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। फ्लेक्सी कैप में इनके पास पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है जिसको आप कंटिन्यू करें। इनके पास एक और फ्लेक्सी कैप है, क्वांट फ्लेक्सी कैप। अगेन मुझे लगता है थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाती है यहाँ पे। तो एक लार्ज एंड मिड में, जैसे मैंने पहले बात की थी, HDFC लार्ज एंड मिड, वो आप रखिए आपके पोर्टफोलियो के। तो मुझे लगता है एक और कैटेगरी का फंड होगा, वो अच्छी क्वालिटी फंड है वहां पे, उसको आप देख लें। और मिड कैप में आई थिंक एक्सेस मिड कैप है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उससे बेहतर फंड अवेलेबल है, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, तो वो एक और बदलाव कर लीजिए, कुछ बदलाव कीजिए, आपका टारगेट आराम से पूरा होगा। लेकिन रिवाइज करने की जरूरत है अपने टारगेट को भी और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। चलिए, तो जो चेंजेस हैं अनिल जी वो बता दिए, और बाकी इंपॉर्टेंट सलाह सभी लोगों के लिए कि अपने टारगेट को, इन्वेस्टमेंट को वक्त पर रिवाइज करें, थोड़ी प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखें। आगे इन्फ्लेशन और कई अन्य चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल और कमाई और ये सब भी बदलते जाते हैं, जिसका आपके इन्वेस्टमेंट पे फ़र्क पड़ता है, तो उनको भी कंसिडर करें। फिलहाल के लिए बहुत शुभकामनाएं। चलिए एक ईमेल फटाफट मैं ले लेता हूं। यहाँ पर सुरेंद्र साहब का ये भी पुणे से आया हमारे पास, और वो पूछना चाहते हैं कि, माफ़ कीजिए, मानस साहब का है, जो कि वो पूछना चाहते हैं कि एक मुश्त निवेश पर सलाह चाहते हैं। 25 लाख का एक मुश्त निवेश इन्हें करना है, 3 से 5 साल की अवधि के लिए निवेश करना है, और किन फंड्स में फिर ये पैसे डालें, ये सवाल है इनका सर। जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे 3 से 5 साल का समय। ऑब्वियसली बहुत लंबा समय नहीं है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो इक्विटी जैसी ऑप्शन में पूरा पैसा लगाएं यहाँ पे, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी होती है और बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा उनके लिए। तो ऐसे फंड में लगाइए, एक तो जहाँ पे इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो रिस्ट्रिक्टेड हो, और मार्केट लेवल के हिसाब से वहां पे जो इन्वेस्टमेंट जो एक्सपोजर है इक्विटी में वो रीअलाइन होता है। तो उसमें 2 कैटेगरी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इक्विटी सेविंग है, जहाँ पे इक्विटी में एक्सपोजर करीब 20-25 या 30% रहेगा, और एक बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं आप, जहाँ पे करीब 40-45% का आपको एक्सपोजर इक्विटी में मिलेगा, और वो भी जैसे मैंने कहा मार्केट लेवल के हिसाब से वो
रीबैलेंस होता है। तो 15 लाख रुपए आप चाहें तो इक्विटी सेविंग में लगा दीजिए, जैसे कोटक इक्विटी सेविंग की हमने बात की, और 10 लाख जो है ICICI थ्रू बैलेंस एडवांटेज में। ये 2 फंड, इनका जो मिक्स है आपके टाइम होराइजन के हिसाब से बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहाँ पर एक सवाल था कि 3 से 5 साल, तो जैसा कहा हेमंत सर ने कि क्योंकि टाइम होराइजन थोड़ा छोटा है तो फिर अकॉर्डिंगली वैसा निवेश करेंगे, एकदम बड़ा एक्सपोजर नहीं ले लेंगे। इसीलिए 2 बेहतरीन फंड यहाँ पर, कोटक इक्विटी सेविंग फंड जहाँ पर वो कह रहे हैं कि 25% के आसपास का जो है इक्विटी एक्सपोजर है, 15 लाख रुपए आपको मानस वहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, और ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ पर भी कुछ 40% के आसपास का इक्विटी एक्सपोजर है, 10 लाख रुपए आपको यहाँ पर निवेश करने हैं। क्योंकि टाइम होराइजन थोड़ा छोटा है, रकम बड़ी है 25 लाख रुपए की, इसलिए सोच समझ कर लगाने वाली बात है। तो आपको ऐसी जगह निवेश करना है जहां आपका पैसा सुरक्षित भी रहे, वोलेटिलिटी से ज़्यादा खतरा उसको ना हो, लेकिन अब पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न्स भी अच्छे प्राप्त करें। तो ये 2 फंड ध्यान से मानस साहब आपने नोट कर लिए होंगे, या और भी तमाम लोग जो थोड़ा लंबसम पैसा लगाना चाहते हैं, समय ज़्यादा नहीं है, होराइजन छोटा है, ये फंड्स आपके भी काम के हो सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अब हमारे पास वक्त हो गया है कि हम हेमंत साहब से पूछे कि उनके वो 4 कौन से फंड है जो आज वो दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे। सर, क्या सलाह होगी? जी देखिए, क्योंकि हम इक्विटी फंड्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि एक मल्टी कैप फंड, जो कोटक मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड, जैसा मैंने पहले भी इस शो में बात की, मुझे लगता है ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें HDFC लार्ज एंड मिड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, और एक फ्लेक्सी कैप, उसमें क्वांट फ्लेक्सी कैप। तो आई थिंक ये 4 फंड है। चाहे आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, चाहे आप नए निवेशक हो, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें तो ये डेफिनेटली ये फंड ऐसे हैं जो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। तो मौजूदा निवेशक भी ध्यान दें, और जो नए निवेशक हैं, बाजार में एंट्री लेने वाले हैं, तो ऐसे ऑलराउंडर फंड यहाँ पर बता दिए हैं। ये 4 कोटक मल्टी कैप फंड, HDFC लार्ज और मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप, और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। हेमंत जी की सलाह है, एक बेहतरीन निवेश के तौर पर यह आपके पोर्टफोलियो को सजाएगा और अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है समाप्त। हेमंत सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझाएं जिनसे अक्सर हम थोड़ा 2-4 करते रहते हैं, थोड़े भारी लगते हैं। बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये शो देखने के लिए, और आपके आने वाले तमाम निवेशों के लिए हमारी शुभकामनाएं। आपका निवेश यूं ही बढ़ता रहे।